स्वागत है आपका। मैं रामपाल सिंह एक्सपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हिंदी और संस्कृत टीचर। आज से आपको हिंदी और संस्कृत के महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराऊंगा। ऐसा है मित्रों कि आप हिंदी और संस्कृत को बहुत ईजिली ले लेते हैं, जिस कारण से कई बार हम इन्हीं विषयों को, जो कि आपके स्कोर बढ़ाने वाले विषय होते हैं, इन्हीं विषयों को हम बहुत हल्के में लेने के कारण अपने कहीं ना कहीं मेरिट से खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी और संस्कृत ऐसे विषय होते हैं जो आपके स्कोर को और भी अधिक इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करते हैं। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें और प्रयास करूंगा कि मैं आपको इन दोनों ही विषयों में अधिक से अधिक दक्ष बना सकूं। आपकी समस्त जो समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, उनका मैं समाधान कर सकूं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये पहला टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम बिल्कुल शुरुआत से लेंगे, बेसिक्स जिसे कहते हैं। आपके जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसके बिल्कुल आधार से शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है मित्रों संधि। आज हमारी चर्चा का विषय है संधि। तो इस संधि में हम जाने से पहले सबसे पहले हम संधि के अर्थ से परिचित होंगे। आखिर संधि क्या है? तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि पहले प्राचीन काल में राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे। फिर जब एक कोई राजा हार जाता था तो दूसरा कंप्रोमाइज़ करता था, अर्थात मेल मिलाप करता था। वहीं से इसका नाम संधि पड़ गया है। संधि का मतलब होता है मिलना। अब चाहे वो दो व्यक्ति मिलें, दो वर्ण मिलें, या कुछ भी है, मेल को ही संधि कहते हैं। लेकिन व्याकरण शास्त्र में संधि का अर्थ थोड़ा हटकर हो जाता है और यही हमें सीखना है। अभी तक हम पुरानी जितनी भी पुस्तकों को देखते हैं तो संधि की एक परिभाषा मिलती है हमें, वो रटी रटाई परिभाषा आप भी रट लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां रह ही जाती हैं। किताबों में हमें देखने को मिलेगा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैं इस परिभाषा को सिरे से नकारता हूँ। देखिए, अगर दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि ही बोल देते तो आप समझिए, मैंने यहाँ एक लिख दिया गण, आगे लिख दिया पति, तो अब ये दो वर्ण भी है, दो शब्द भी है, इनको मिला दें तो बन गया आपका गणपति। क्या मित्रों ये संधि है? बिल्कुल नहीं है ये संधि। ये संधि है ही नहीं। इसलिए हमें अपनी संधि की जो मूल परिभाषा है उसमें सुधार करना होगा। केवल वर्णों के मेल को हम संधि नहीं कह सकते। फिर संधि क्या है? तो मैं आपको बताऊं, संधि की सही परिभाषा जो है वो है दो या दो से अधिक वर्णों के, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के, शब्दों के नहीं। शब्दों का मेल तो समासों में होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ मैं आपको यहाँ बता दूं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जब दो वर्ण मिलते हैं, जब विकार का अर्थ है परिवर्तन, जब दो वर्ण मिलें और इस तरह से मिलें कि उनमें कोई ना कोई विकार जरूर हो। अगर विकार नहीं हो रहा है तो उसको हम संधि नहीं कहेंगे। अगर हम कह दें कि का प्लस मल बोले कमल, तो ये संधि बिल्कुल कतई नहीं है ये कमल, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि तीन वर्ण का मा ला, यहाँ भी तीन वर्ण का मा ला। जब आगे ज्यों का त्यों लिखा है, उसका आंसर भी ज्यों का त्यों लिखा है, तो ये संधि नहीं होगी। संधि क्या होगी? देखिए आप, जैसे मैंने लिखा हिम और आलय। अब आप देखिए, इधर क्या है? आ, और इधर क्या है? आ। इन दोनों तरफ जब आ निकल रहे हैं तो अगर हम इस तरह से गिनती करें तो कितने आ हो जाते हैं? एक इधर आ हो गया और एक इधर आ हो गया। तो इस तरह से दो आ है, लेकिन जैसे ही हम इसे मिलाएंगे तो हमारा देखिए आप, एक आ लुप्त हो गया, लोप हो गया। देखिए एक ही आ बचा, हिमालय। ये विकार हो गया, ये अंतर हो गया। यहाँ दो आ थे लेकिन यहाँ पर केवल एक आ बचा। ये विकार है, ये परिवर्तन है। विकार का अर्थ होता है जैसे दूध से दही बन जाना। दूध नहीं रहा, दही में बदल गया। ऐसे ही यहाँ दो आ नहीं रहे, एक ही आ बचा और वो आ बचा बड़ा आ।
तो ये कहलाती है संधि। तो संधि की सही परिभाषा क्या है आपको नोट करा दूं मैं, और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। दो या दो से अधिक काय के मेल को, वर्णों के मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। देखिए आपकी परिभाषा वही है जो पहले से आपको आती थी, बस इतना था कि आप छोटे से काम चलाते थे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ थोड़ी कितनी चीज़ें बड़ी हैं ध्यान देखना। एक तो ये चीज़ बड़ी है सार्थकता, दूसरी बड़ी है ये विकार, ठीक, ये दो चीज़ें बड़ी हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे ही हमें अपना पूरा ध्यान देना है। वर्णों का मेल ऐसा हो कि जिसके मिलने से कुछ ना कुछ अर्थ निकले। दूसरी बात, जब वो मिले तो फिर विकार यानी उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए। हम जैसे कहें अति और अधिक, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ई का मेल जो है, जो अति में ई है, ता में जो ई लगी है, और अधिक में जो आ है, ये ई और आ ये अब जब मिलेंगे तो अपना अपना स्वरूप बदल लेंगे। देखिए अति धन अधिक क्या हो जाता है, अत्यधिक। अब देखिए आपकी ई तो यहाँ है ही नहीं, जो ता के साथ ई लगी हुई थी वो बदल गई, बेकार हो गया उसमें, और यहाँ जो आ था वो भी कहीं ना कहीं छिपे रूप में हो गया। तो ये संधि है, समझ रहे हैं ना आप। अब इसके बाद बात आती है संधि के बाद, जब राजाओं की संधियां मिल गए तो वो संधि हो गई, और फिर से एक राजा ने कोई शक्ति अर्जित कर ली तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो जब वो वापस लड़ने के लिए तैयार हो गए यानी दोस्ती टूट गई तो उसे कहा जाता है विग्रह। क्या कहा जाता है, विग्रह। विग्रह क्या है, संधि पदों को, जैसे राजाओं के मेल को अलग अलग हो जाए तो विग्रह। ऐसे संधि के जो पद थे अति और अधिक मिल के अत्यधिक बना था, जब इन पदों को हम अलग अलग करते हैं तो वो विग्रह हो जाएगा। तो क्या बनना है कि संधि पदों को अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। विग्रह कहलाता नहीं, सॉरी विग्रह नहीं, क्षमा करिएगा, विच्छेद। विग्रह तो समासों में होता है, संधि पदों को अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। जब हम संधि के पदों को अलग अलग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हिमालय, तो ये संधि पद है। अब इसका हम अगर कर दें हिम और आलय, ये विग्रह है, ये संधि है और ये विग्रह है आपका। तो संधि पदों को अलग अलग कर दें तो वो क्या है, विच्छेद। सॉरी बार बार विग्रह निकल रहा है। संधि पदों को अलग अलग कर दें तो वो विच्छेद हो जाता है, ठीक। अब बात आती है संधि के भेदों की। संधि के भेद, संधि के भेद। तो देखिए संधि के मुख्यतः 3 भेद ही किए गए हैं, ठीक। और वो 3 भेद क्योंकि हमारी वर्णमाला के भी मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं, तो उन्हीं वर्णों के अनुसार संधि के भी 3 भेद किए गए हैं। आपने वर्णमाला में देखा होगा कि हमारी वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं और विसर्ग भी होते हैं। तो जब स्वरों का मेल स्वरों से होगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे, जब व्यंजनों का मेल स्वर या व्यंजनों से होगा तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और जब स्वरों का विसर्गों का मेल स्वर या व्यंजनों से होगा तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो इस आधार पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनके आधार पर हम संधि के 3 भेद कर देते हैं। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब स्वरों का मेल स्वरों से हो। यहाँ बात ये है कि जो प्लस होता है हमारा, इस प्लस के इस तरफ भी कोई ना कोई स्वर हो और प्लस के इस तरफ भी कोई ना कोई स्वर हो। जब प्लस के दोनों तरफ स्वर हों तो वो स्वर संधि है। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बताई मैंने? व्यंजन संधि होती है कि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो, यानी प्लस के इस तरफ व्यंजन जरूर हो। ये मतलब एक मस्ट है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी व्यंजन मिल जाए उसे व्यंजन संधि कहें, नहीं, व्यंजन के बाईं ओर का अंतिम जो वर्ण है वो व्यंजन जरूर हो। हाँ, इस तरफ चाहे आपका स्वर आ जाए और चाहे व्यंजन आ जाए, दोनों ही बातें बराबर हैं। बस यदि प्लस के बाईं तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ भी है तो वो व्यंजन संधि है। तो क्या परिभाषा इसकी बनी कि जब व्यंजन वर्णों का योग स्वर अथवा व्यंजनों से हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि क्या है? तो देखिए, विसर्ग संधि का यही है कि जब प्लस के इस तरफ विसर्ग होंगे और इस तरफ चाहे आपका स्वर हो और चाहे व्यंजन हो तो विसर्ग संधि होगी। तो देखिए, बार बार एक ही बात आ रही है कि प्लस के बाईं तरफ अगर स्वर है तो वो 100% स्वर संधि ही होगी। यदि प्लस के बाईं तरफ व्यंजन है तो वो 100% व्यंजन संधि ही है। और यदि विसर्ग के बाईं ओर, वो प्लस के बाईं ओर विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि ही होगी। यहाँ चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए वो महत्व नहीं रखता है। हमें केवल अपना ध्यान रखना है कि धन के बाईं ओर का अंतिम अक्षर क्या है। यदि वो स्वर है तो स्वर संधि है, यदि वो व्यंजन है तो व्यंजन संधि है, और यदि वो विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। ठीक, अब सभी के एक एक उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे हम कहें स्वर संधि का हम एग्जाम्पल बताएं आपको, तो जैसे हमने कहा महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। तो आप गौर करिए, प्लस के इस तरफ क्या है? बड़ा आ क्या है? ये स्वर। और प्लस के इस तरफ क्या है? बड़ा आ क्या है? स्वर। तो देखिए, इधर अगर स्वर आया तो अब हमें सोच विचार नहीं करना, ये स्वर संधि ही है। अगर कभी पूछा गया कि महात्मा में या महाधन आत्मा में कौन सी संधि है, तो कोई सोच विचार नहीं, अगर यहाँ स्वर था तो ये 100% स्वर संधि ही है। तो महाधन आत्मा में दोनों तरफ स्वर मिल रहे हैं हमें, इसलिए ये स्वर संधि है। अब बात आती है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। तो आप देखिए, जैसे हम कहें कि जगत और धन ईश, तो देखिए एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्लस के इस तरफ बाईं तरफ देखो क्या है, बाईं तरफ स्वर है ना कि व्यंजन है? यहाँ व्यंजन है। स्वर तब होता जब यहाँ ये ना होता। हलंत का मतलब ही होता है कि उस वर्ण में कोई भी स्वर मिला ही नहीं है, तभी तो वो हलंत है। तो इसका मतलब है कि ये ता है, इस ता में कोई स्वर नहीं मिला, तो इसका अर्थ हुआ जगत धन ईश जो है वो व्यंजन संधि है। और अब बात आती है विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में जैसे हम कह दें सहाधन या यशः और धन दा बराबर यशोदा बनता है, वो आगे हम सब एक एक चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्लस के इस तरफ बाईं तरफ क्या मिला? इस बार विसर्ग मिला, बाद में क्या मिला हमें उससे मतलब नहीं। प्लस के इस तरफ क्या मिला? विसर्ग मिला, तो ये विसर्ग संधि है। तो इस तरह से आप तीनों संधियों की पहचान आराम से समझ गए होंगे। यदि धन के बाईं ओर स्वर है तो उसे स्वर संधि कहेंगे, यदि धन के बाईं ओर व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और यदि धन के बाईं ओर विसर्ग है तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अब आपके लिए सबसे पहले हम स्वर संधियों की चर्चा करेंगे, और आज आपको एक संधि अच्छी तरह से हम समझाएंगे, और आगे इसके बाद नियमित रूप से आपको हम
सभी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं उसका एक एक करके हम अध्ययन करते चलेंगे। और जो भी आपको समस्या आती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका समाधान पा सकते हैं। तो इसमें स्वर संधि, तो देखिए स्वर संधि आप परिभाषा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वही है कि यदि स्वर का मेल स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। वही बात जो अभी शॉर्ट में बताई कि स्वर का मेल स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधियाँ जो होती हैं वो होती हैं आपकी 1 2 3 4 5 5 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। एक होती है आपकी गुण स्वर संधि। एक होती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। एक होती है आपकी यड़ स्वर संधि। और अंतिम होती है अयादि स्वर संधि। ये आपके स्वर संधियों के 5 जो हैं भेद हैं। कई बार हो सकता है बीच में स्वर ना लगा हो, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि ऐसे भी लिख के पूछ लिया जाता है। लेकिन यदि स्वर लगा भी है तो बात एक ही है, क्योंकि ये स्वर संधियाँ हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक, तो इन संधियों में आज सबसे पहले हम जो है वो दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, तो देखिए हिंदी की कक्षाओं में जहाँ तक बात है तो कभी भी संधि का कोई सूत्र आपसे नहीं पूछा जाता। केवल संधि की परिभाषा, संधि की पहचान, उसके उदाहरण, उसको विच्छेद करना या उसको वापस संधि में बदलना, केवल इतना ही पूछा जाता है। तो यहाँ हमें सूत्र लिखने या लिखाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ज़रूरत पड़ी भी हमें तो फिर संस्कृत वाला जो चैप्टर है, संस्कृत वाला जो रहेगा तो उसमें हम आपको वो भी बराबर बताएंगे कि किस संधि का क्या सूत्र होता है। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ का मतलब हम रोज़ पढ़ते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जब दो समान अक्षर मिले तो वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ के बाद आ तो बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। यदि ई के बाद ई मिले तो दीर्घ ई हो जाएगी। तो उसी की परिभाषा इस तरह से है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ आके बाद ह्रस्व या दीर्घ आए, देखिए ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यदि आ के बाद आए तो दीर्घ आ हो जाता है, यदि आ के बाद आ आए तो दीर्घ आ हो जाता है। अगला, यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो अब जब आ के बाद आ आता है तो क्या होता है? बड़ा आ होता है। जब ई के बाद ई आएगी तो क्या होगा? तो बड़ी ई हो जाती है। नेक्स्ट, यदि ऊ के बाद, अब वही बात है, ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद, ऊ आए तो
बड़ा ऊ हो जाता है, हो जाता है। और यदि ऋ के बाद ऋ आवे, ये ऋषि बोलते हैं कई लोग, इसे गलत उच्चारण करते हैं, ऋ है ऋ। यदि ऋ के बाद ऋ आवे तो बड़ी ऋ हो जाती है, हो जाती है। अब देखिए छोटी ऋ और बड़े ऋ में फ़र्क है, आप गौर से देख सकते हैं इसे, ये छोटी ऋ का है, ये बड़े ऋ का है। तो ये पूरी दीर्घ संधि की डेफिनेशन है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ और ऋ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ आती है तो क्रमशः आ का बड़ा आ, ई के स्थान पे बड़ी ई, उ के स्थान पे बड़ा उ और ऋ के स्थान पे बड़ी ऋ हो जाती है। इसको हम बड़े आसान से शब्दों में हम समझ सकते हैं कि ये है सीधा कि यदि आ के बाद, अब आ वो चाहे आपका छोटा हो या बड़ा, यदि आ के बाद आ जाए पुनः फिर से दोनों तरफ आ हो जाए, चाहे वो छोटा के बाद छोटा आ हो, चाहे बड़े आ के बाद बड़ा आ हो, चाहे दोनों बड़े आ हो, चाहे दोनों छोटे आ हो, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आ के बाद आ रहा है तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यदि ई के बाद, अब वो यही बात ई के लिए लागू है कि चाहे वो ई छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, यदि ई के बाद ई आती है तो क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। यदि ऊ के बाद फिर से ऊ आ जाए तो फिर बड़ा ऊ हो जाता है। और यदि ऋ के बाद फिर से ऋ आ जाए तो फिर बड़ी ऋ हो जाती है। बस पूरी संधि का जो निचोड़ है वो ये है। ये तो केवल आपके परीक्षा में जब परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको उसको एक रूप तो देना ही है, और जब रूप देना है तो ये तो लिखना पड़ेगा। केवल इतना लिख देने मात्र से आपको नहीं नंबर मिलने वाले, ये परिभाषा तो आपको लिखनी होगी। तो ये तो आपके लिए लिखने के लिए है, लेकिन समझने के लिए ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है बस इतना ही पर्याप्त है। अगर इसे आप अच्छी तरह से देख लें तो फिर आपका हर प्रश्न जो है दीर्घ संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। क्या है कि यदि आ के बाद आ आए, अब कोई भी आ हो, ये ना आप सोचें कि बड़े आ के बाद बड़ा, कोई भी आ हो। जैसे देखो यहाँ हम बात करते हैं हिम और आलय, हिम और आलय, इसको हमें मिलाना है, इसकी संधि करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि संधि होना कहाँ है। तो संधि आप समझ लीजिएगा मित्रों कि संधि होती है प्लस के इस तरफ और इस तरफ, जो सबसे पास हों, प्लस से जो बिल्कुल चिपके हुए हों, उन्हीं में संधि होती है। संधि ये नहीं कि आप इसमें हा में और या में, या हा और ला में, या माँ और या में करने लग जाएं। जो दो आपस में ऐसे वर्ण जो बिल्कुल प्लस के बिल्कुल पास में लगे हुए हैं उनमें संधि होनी है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर माँ और आ में होना है या किस में होना है? तो नहीं, संधि होना है आ और आ में। कैसे? आप समझिए कि जो हिम शब्द है वो कैसे बना है? हिम शब्द बना है हा में मिलाएंगे ई तो बनेगा ही, माँ। अब माँ चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा है, अब पूरा माँ है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई स्वर मिला है। कौन सा स्वर मिला है? जब कोई स्वर ना दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसमें छोटा आ मिला है। जैसे हा में पूछे आपसे, कोई भी पूछे कि हा में कौन सा स्वर मिला है तो 100 में 100 लोग बता देंगे कि छोटी ई मिली है। लेकिन माँ में पूछे अगर कोई कि माँ में कौन सा स्वर मिला है तो ये समस्यात्मक हो जाएगा कई लोगों के लिए। तो बिल्कुल समस्यात्मक नहीं, आप तो ये देख लीजिएगा कि इसमें यदि हलंत नहीं लगा है, ये पूरा है और फिर भी कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि उसमें छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। तो इसका मतलब अब हमारी जो संधि होनी है वो काहे में होनी है? इस आ में और इस आ में। ये देखे ना तो हमें ही से कोई मतलब है, ना ही हमें माँ से कोई मतलब है,
ना इधर लय जो लिखा हुआ है इससे कोई मतलब है। हमारा तो मतलब है जो धन के बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो ये माँ में से आ निकाल लिया हमने, इसलिए माँ कैसा हो गया, लंगड़ा हो गया। लंगड़ा मतलब आधा हो गया, क्योंकि किसी व्यंजन का जब हम स्वर निकाल लेते हैं तो वो आधा हो जाता है। इसलिए माँ का हमने आ इधर ले लिया, माँ आधा हो गया, और ये प्लस की जगह प्लस ले लिया, आ की जगह आ ले लिया। अब संधि होनी है इधर। अब मैच करिए इन चार में से किससे मेल खा रहा है। आ के बाद आ रहा है, तो आ के बाद यदि आ आए तो बड़ा आ हो जाएगा। तो अब बस आप हिम ज्यों का त्यों लिखिए, और इस आ और आ सबको हटा करके केवल एक आ बचेगा, वो भी कैसा, दीर्घ आ, यानी बड़ा आ। अब आ बचा है, अब केवल काम रह गया है हमारा इसको जोड़ना। तो कैसे जोड़ना है, हमें जोड़ना है ये इस आ को इस तरफ ले जाना है। हमेशा स्वर अपनी बाईं ओर वाले व्यंजन को पूरा करता है, ठीक। तो एक एक करके, पहले क्या है, छोटी ही, राइट, फिर क्या है, आधा माँ, और आधे माँ में जैसे ही बड़ा आ मिलेगा तो फिर ऐसे मिलेगा। बड़े आ का कहते हैं ना कि एक बड़ा डंडा होता है। फिर क्या है, ला, फिर क्या है, या। ये बन गया आपका हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय, ठीक। से हिमालय, ऐसे ही अगर हम कहें कि तथा धन आगत, तथागत, वैसे ही अगर हम कहें कथन धन अनुसार, कथनानुसार, शिव धन आलय, शिवालय। अब ये तो हो गया आ के बाद आ आने पे बड़ा आ। अब बात करते हैं हम, ये आप समझ चुके हैं कि यदि आ के बाद आ आता है तो बड़ा आ होता है। अब बात करते हैं कि यदि ई के बाद ई आती है तो बड़ी ई कैसे होती है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, कपि धन ईस। तो यहाँ हमें देखना है कि संधि किन पदों में होना है। तो संधि होना है हमारी जो पा के साथ ई आई है और इधर ईस की जो ई है, इन दोनों तरफ देखना है। मान लीजिएगा हमें नहीं पता शुरुआत में कि किस वर्ण के बाद क्या आ रहा है, तो क्या करें, जैसे मैंने यहाँ ये हिम को तोड़ा था कि हिम को कैसे लिख लिया था, हा, ई, मा, आ। ऐसे ही अगर हम पा को भी तोड़ लें, तो अगर हम पा की जो ई है निकाल लेंगे तो पा कैसा रह जाएगा, आधा। समझिए इस चीज़ को, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है तभी पूरा हो सकता है जब उसमें कोई स्वर मिला हो, और जब हमने उसका स्वर ही निकाल लिया, ई निकाल ली, तो ये व्यंजन जो है वो पा जो है वो आधा रह गया। और ये जो हलंत का निशान है, हल्का तिरछा नीचे की ओर, यही पहचान है कि ये वर्ण आधा है। तो यदि हमने इस पा की ई निकाल ली तो हमारा पा आधा हो गया। फिर क्या है, प्लस। अब प्लस के बाद इधर क्या है, इधर भी क्या है, बड़ी ई है। ये देखिए आप, अब जो हमारे कोष्ठक के अंदर जो दो वर्ण दिख रहे हैं, बस संधि इन्हीं में होनी है। अब काहे में होनी है, ई का जोड़ ई से होना है, तो दोनों समान हैं। तो स्वाभाविक की बात है कि यदि ई का मेल ई से होता है तो क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पर एक ई बचेगा, वो क्या बचेगा, कप और ईस, ई। ये इस तरह की स्थिति। अब ये ई कहाँ जाएगा, मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि स्वर हमेशा अपने बाईं ओर वाले अक्षर के साथ मिलता है। तो ये ई जो है वो पा में वापस चला जाएगा। तो ये का हो गया, पा है आधा। अब इसमें अगर हम ई मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगी बड़ी ई। अब इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि छोटी ई को कैसे मिलाते हैं, बड़ी ई को कैसे मिलाया जाता है, ऊ को। तो ये बन गया आपका कपिधन ईश, कपीश, ठीक। इसी तरह से आपका श्रीधन ईश, श्रीश, सतीधन इंद्र, शतीन्द्र, सचिधन इंद्र, सचीन्द्र। तो ई के बाद ई आए मित्रों तो हो जाता है आपका बड़ा ई। तीसरा जो एग्जाम्पल है, अब हमें अपना ये देखना है कि ऊ के बाद ऊ आए तो क्या होता है, बड़ा ऊ। जैसे हम कहें भानु और उदय, भानु और उदय।
तो अब हमें देखना है कि संधि किन किन दो शब्दों, दो वर्णों के बीच में होना है। तो सबसे पहले क्या करें कि हम इस ना का ऊ जो है वो अलग कर लें। तो ना हो गया आधा, और इधर उदय का भी ऊ अलग कर लें। अब को केवल हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु रह गया कोष्ठक। बाकी हमें कोई मतलब नहीं कि भा कैसा है ना कैसा है, केवल हमारी संधि होना है ऊ और ऊ में। जो कोष्ठक में बच जा रहा है केवल संधि का काम वही होना है। तो ऊ के बाद जब ऊ आए, ऊ के बाद जब ऊ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। तो इन दोनों की जगह पे बड़ा ऊ कर दो, सिंपल बात। लो ये भान, ये बड़ा ऊ और ये दय। अब वही फॉलो करना है फिर प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को ऊ है तो वो जाएगी बाईं तरफ, बाईं तरफ के ना को ये क्या करेगी, जो आपको अधूरा दिख रहा है ना लंगड़ा सा, उसको पूरा कर देगी। अब आपको पता है कि बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो ब्रेक बन गया आपका भानु धन उदय, भानुदय। ठीक, इसी तरह से गुरु धन उपदेश, गुरूपदेश, है ना। नेक्स्ट अगला है यदि रीरी के बाद रीरी आए तो बड़ी रीरी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हिंदी में इस संधि का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है कि जब रीरी के बाद रीरी आई हो, ये संस्कृत की बात है। लेकिन फिर भी कभी कभार यदि आ जाए तो स्वाभाविक है, ये छोटी रीरी है ये बड़ी रीरी, बस ये देख लेना है आपका। छोटी रीरी की मात्रा मिलेगी ऐसे, जैसे ये लिखते हैं ना पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये जो लगी है ये एक बार घूमी है, ये छोटी रीरी की मात्रा है। और यदि हम इसी को ऐसा करें, देखें गौर से, इस ता पे हमने ये 2 बार कर दिया तो ये जो है, ये जो ये बड़ी रीरी की, एक बार घुमाया तो छोटी रीरी की, और दोबारा घुमा दिया तो बड़ी रीरी की हो जाती है। ठीक, वैसे इस पे अगर हमें कोई समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी में ये चौथे नंबर वाले उदाहरण बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए यदि हम इन मात्राओं में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। खैर एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं पितृधन ऋण, राइट, तो यहाँ किसका मेल किससे होना है, तो ये जो एक बार घूम रही है ये काहे की मात्रा है, छोटे रीरी की। तो इधर भी रीरी इधर भी रीरी। अब जब दोनों तरफ समान वर्ण आ गए तो क्या है, दीर्घ, बड़ा हो जाएगा, बड़ी रीरी हो जाएगी। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये हो गया ता, ये छोटी रीरी ये बड़ी रीरी, बस 2 बार घूम जाएगी। पितृण, पिता का ऋण, पितृ माने पिता, ऋण माने ऋण, कर्जा, तो पिता का ऋण पितृण, भाई का ऋण भातृण, माता का ऋण मातृण। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप दीर्घ संधि को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है ना। ये जो इतना जो आपके लिए संक्षिप्त में दिया गया है ये ही सब कुछ है। परिभाषा जो लिखाई है वो तो केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखाई गई है कि कभी आ जाए कि दीर्घ संधि को परिभाषित कीजिए या दीर्घ संधि की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। अब ये केवल आपके समझाने के लिए इसी में पूरी परिभाषा की, यदि आ के बाद आ आए तो बड़ा, ई के बाद ई आए तो बड़ी, ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ, रे के बाद रे रे आए तो बड़ी रीरी हो जाती है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा इस दीर्घ संधि के उपरांत मैं थोड़ा विच्छेद की चर्चा करूँगा, क्योंकि 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो 2 तरीके से कैसे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, एक तो आपको संधि पद दे दिया जाएगा तो उसमें विच्छेद पूछा जाएगा, या विच्छेदित पद दे दिया जाएगा तो आपसे संधि पूछी जाएगी, राइट। तो यहाँ हम संधि तो कर चुके, हम ये जान चुके कि हिमधन आलय हिमालय बनता है, श्रीधन ईश शिरीष बनता है। लेकिन अब विच्छेद के अगर हम 1-2 उदाहरण देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से उसे समझ जाएंगे। देखिए, जैसे वहाँ आ गया कि कपींद्र, कपींद्र का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक, अब कपींद्र का आपको संधि विच्छेद करना है। मान लीजिएगा ये विकल्प में आया, आपके पास 4 विकल्प दे दिए जाएं, A B C D। ठीक, एक में मैं कहूँ कि कपि और प्लस इंद्र, एक ऑप्शन में आपको दे दूँ कि कपि प्लस इंद्र,
एक में आपको ऑप्शन दूं कपि प्लस इंद्र, और एक ऑप्शन में आपको दूं कपि प्लस इंद्र। तो देखें, गौर करें, चारों ऑप्शंस में ई के बाद ई के बाद ई के बाद ई के बाद ई, यानी अगर हम इनको जोड़ें तो चारों में एक ही उत्तर मिलेगा कपींद्र। लेकिन इन चारों को ही हम सही नहीं मान लेंगे कि ये चारों ही सही हैं, गलत बात। इसमें केवल एक ही जो ऑप्शन मिला है आपको वो केवल एक ही सही है। अब हमें वापस परिभाषा की तरफ जाना है। देखिए मैंने परिभाषा में क्या लिखाया था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से, ये सार्थक शब्द जो लिखाया था मैंने, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो आप इसमें से उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें दोनों के दोनों शब्द सार्थक हों। ठीक, तो इधर कपि तो ठीक है, सही है, कपि माने बंदर होता है, लेकिन इंद्र कोई शब्द ही नहीं है कोई वर्णमाला में हिंदी में। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि कपि सही है, इंद्र गलत है। अब यहाँ आते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो इंद्र सही है तो कपींद्र गलत है, ये कपि ऐसा होता नहीं है। तीसरे में दोनों ही गलत हैं, न इंद्र होता है कहीं, न किसी ही शब्दकोश में कपि होता है। ये वाला सही है, क्योंकि कपि बंदर इंद्र स्वामी, बंदरों का स्वामी कपींद्र, कपिधन इंद्र कपींद्र। तो मतलब कहने का मेरा यहाँ ये है कि यदि हमें विच्छेद करना है तो हर तरह की संभावनाओं पर विचार कर लेना है कि दोनों शब्दों में सार्थकता है या नहीं है। यदि शब्द सार्थक नहीं है तो आप उसको गलत ही मान के चलें। ठीक, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। और अच्छे से आप समझ भी चुके होंगे किस तरह से हमें विच्छेद करना है, किस तरह से हमें उसको जोड़ना है। अब दीर्घ संधि के बाद हम अगली संधि की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण संधि जिसे बोलते हैं। स्वर तो ये लगा दिया जाता है क्योंकि ये आपको ध्यान रहे कि स्वर संधि है ये, क्योंकि कल जो 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो गुण संधि ये ध्यान रहे, कभी पूछा जाए कि गुण कैसी संधि है तो गुण एक स्वर संधि है। ठीक, तो इस गुण स्वर संधि में, गुण संधि में होता क्या है, बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि पूर्व पद में आ जरूर रहेगा, हर स्थिति में आ रहेगा। ठीक, अब वो चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। अगर पहले वाले जो प्लस के पहले जो आया है उसमें यदि आ है और यदि आ के बाद, समझिएगा, यदि आ के बाद ई आती है, क्या आती है, ई, तो आ और ई ये दोनों मिलकर के एक नया अक्षर बना देंगे ए, और इसी को कहते हैं विकार। जो कल से बता रहा हूँ मैं कि आ और ई, ना आ बचा ना ई बचा, बल्कि दोनों ने मिलकर के एक नया वर्ण तैयार कर लिया ए। तो जब भी आ के बाद ई आएगी तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से यदि आ के बाद, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि आ के बाद ऊ आता है तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। इसी तरह से यदि आ के बाद ऋ आता है तो फिर अर हो जाएगा। अब बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अर कैसा होगा, आ और आधा रा। ये पूरी गुण संधि की परिभाषा है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, लिखें कि यदि आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है, यदि आ के बाद ऊ आवे तो ओ हो जाता है, और यदि आ के बाद रि आवे तो अर हो जाता है। ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन पहले वाले यानी जस्ट धन के लगे हुए आ जरूर होगा। बस ये सबसे बड़ी गुण संधि की पहचान है कि जब तोड़ोगे आप उसे तो प्लस के बिल्कुल सटे हुए में आ स्वर मिलेगा,
और यदि आ नहीं है तो वो आपकी गुण संधि भी नहीं है। अब देखो एक एक करके हम उदाहरणों के माध्यम से उस चीज़ को समझेंगे। ठीक, जैसे हमने कहा कि गण प्लस ईस। ठीक, अब मैं यहाँ अलग अलग करके नहीं बताऊंगा, आप सब जान गए हैं दीर्घ संधि में कि इस ऋणा में क्या है, आ है, क्योंकि यदि इसमें आ ना होता तो ये जो ऋणा है वो आधा होता। आधा नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इस ऋणा में आ है। कैसा आ है? अब बड़ा आ होता तो गड़ा लिखा होता, अब तो बड़ा आ तो है नहीं है, तो स्वाभाविक है इसमें छोटा आ है। और छोटे आ के बाद आया है आपका, एक सेकंड, और छोटे आ के बाद आ रहा है ई, यानी बिल्कुल ये वाली शर्त कंप्लीट हो रही है कि आ के बाद ई आ रहा है। तो अब जब आ के बाद, ये देखिए इधर से क्या मिला था हमें आ, और इधर से क्या मिला था हमें ई। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए। ठीक, अब ए कहाँ जाएगा, उस तरफ, यानी ड़ा में, ड़ा में मिलेगा। तो देखिए ये हो गया आपका गा, ये हो गया आपका ड़ा। अब ए मिलाओ इस ड़ा में, तो ए की कैसी होती है, एक मात्रा, और फिर आ गया शा। ध्यान रखिएगा, ना आ बचेगा ना ई बचेगा, बल्कि दोनों मिलकर के ए हो गया। तो गण धन ईश बराबर गणेश। ठीक, समझ गए हैं ना। इसी तरह से नर धन ईश नरेश, उमा धन ईश उमेश, है ना। नर धन इंद्र नरेंद्र। ठीक, महाधन ईश महेश। अब दूसरे वाले की तरफ आते हैं कि आ के बाद ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ। जैसे हम इसी को ले लें कि गणेश आया था तो इसी को आगे बढ़ा दें, गणेश और प्लस उत्सव, गणेश प्लस उत्सव। ठीक, तो इधर क्या है, आ जरूर मिलेगा। बार बार मैं वही कह रहा हूं कि प्लस के इस तरफ आ होना ही चाहिए। इधर क्या है, आ, गणेश में मिला आ के बाद क्या मिला हमें, ऊ। ठीक, तो इधर का आ लिया और उत्सव का ऊ ले लिया। तो जे आ के बाद जब ही ऊ आएगा तो क्या हो गया, दोनों मिलकर के ओ हो गया। अब ये ओ कहाँ जाएगा, शा में। ठीक, तो शा में कैसे मिलेगा, देखिए ये गा रे, ये शा। अब ओ मिलाना है, तो हम बचपन में सीखा करते हैं ना, छोटे आ का कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, ऐसे ओ की एक डंडा एक मात्रा हो गया ओ, और तो सौ। ये बन गया गणेश धन उत्सव, गणेशोत्सव। ये दोनों ही गुण संधि है, उसी में मिल गई है। ठीक, ऐसी महाधन उत्सव महोत्सव, सूर्य धन उदय सूर्योदय, चंद्र धन उदय चंद्रोदय, ग्राम धन उदय ग्रामोदय, है ना, वृक्क धन उदर वृक्कोदर। ठीक, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले पे कि यदि आ के बाद ऋ आए तो क्या होगा। फिर देखते हैं इसको भी प्रैक्टिकल करके। चलिए, आ के बाद ऋ आए तो क्या होता है। तो जैसे हम कहें कि बसंत, बसंत धन ऋतु। ठीक, तो आप देखें यहाँ पर, यहाँ किसका योग किससे हो रहा है, तो बसंत के ता में क्या मिला हमें, आ। इधर क्या मिला था, आ। और ऋतु में क्या है, ऋ। कंडीशन में लाइए कहाँ मैच कर रही है, आ के बाद क्या आ रहा है, ऋ। आ के बाद क्या आ रहा है, ऋ। तो ऋ आएगा तो क्या हो जाएगा, आर। अब ध्यान दीजिएगा, आ ये मैंने लगाया ना, ये हलंत। हलंत का मतलब है कि रा आधा करना है। ध्यान रखिए, पूरा कर देंगे आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो अब आ के बाद जैसे ऋ आएगा तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अर। अब ये अर बस मिला देना है। ठीक, तो देखो कैसे मिलाते हैं, ध्यान कीजिएगा। पहले क्या है, बा। ठीक, ये लिख लिया, एक एक चरण। फिर क्या है, सा, फिर आधा ना, फिर क्या, आधा ता। आधा ता क्यों मैंने कहा, क्योंकि आपको पता है इसका आ यहाँ निकाल लिया था। ठीक है ना, तो अब आधा ही ता रहेगा। तो आधा ता में जैसी अर का जी आ मिलेगा तो ये तत्काल पूरा हो जाएगा। अब बेचारा रा आधा रह गया। ठीक, तो रा आधा ये लिख दिया और ये लिख दिया तू। लेकिन हमारी मानक हिंदी में इस तरह का रा नहीं लिखा जाता। जब भी आधा रा मिलेगा तो क्या करते हैं, उसको आगामी वर्ण पर,
आगामी वर्ण पर रेफ बना देते हैं। ऐसे यहाँ रा ना लिख करके वो यहाँ पहुँच गया। तो आज से एक नया ज्ञान भी आप सीख लीजिएगा कि रा का मतलब है, रा का अर्थ ये जो आपको कभी मिले ये, तो ये समझ लेना ये आधा रा है। और कहाँ का है? इस ता और ता के बीच का। इसको पढ़ेंगे हम बसंत ऋतु, बसंत धन ऋतु, बसंत ऋतु। ऐसे ही हम देखें महाधन ऋषि, ठीक। तो यहाँ भी वही बात है, कंडीशन आ के बाद आया रीरी, तो आ और रीरी दोनों मिला दो, आसान है। लो ये आपका देखो, इधर से हमने लिया था आ, कैसा आ मिला था? बड़ा। और इधर से लिया था रे, ये दोनों आ और रीरी मिलेंगे तो क्या होगा? अर। ये नहीं कि यहाँ छोटा आ और रीरी मिले थे तो अर हुआ, और यहाँ बड़ा और रीरी मिल जाए तो आर हो जाए। नो, मैंने लिखा हुआ है कि आ के बाद रीरी आए तो अर हो जाए। अब वो छोटे बड़े की कोई बात ही नहीं है, तो चाहे बड़े आ के बाद रीरी आए तो भी अर होना है, चाहे छोटे आ के बाद रीरी आए तो भी अर होना है, अर ही होना है ना। आप ऐसा नहीं कि बसंत धन ऋतु तो कर दें बसंत ऋतु और महाधन ऋषि कर दें महाऋषि, गलत। आ और रीरी मिलके अर ही होना है, ठीक। तो देखिएगा अब ये अर मिलाना है तो वापस जाएंगे। ये क्या है? माँ। माँ में के बाद क्या है? आधा हा, क्योंकि आपको पता है आ हम इसका निकाल चुके हैं पहले ही। तो अब ये वो बड़ा आना मिल गया, ये तो बचे ही हमारे पास, तो ये जाके हा में मिलेगा, तो केवल ये पूरा हो पाएगा। और रा जो है वो इस आगामी पे चढ़ जाएगा। लो महाधन ऋषि महर्षि, ये आपकी तैयार हो गई संधि। ऐसे ही बसंत धन ऋतु हो गया, महाधन ऋषि हो गया, देवधन ऋषि देवर्षि, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, है ना, शीत धन ऋतु शीत ऋतु, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों आपने दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों को समझा। अब इसके बाद और इसी क्रम में हमें सीखना है, ये नहीं कि कहीं गुण फिर वृद्धि फिर ये दीर्घ फिर अयादि फिर यड़, नहीं। अगर हम क्रम से सीखते हैं तो उससे बड़ा हमें एक सहायता मिलती है। तो पहले दीर्घ, दीर्घ का फिर कॉन्सेप्ट याद कीजिए, थोड़ा दिमाग में चलिए। समान वर्ण होने चाहिए दोनों तरफ, तो वो दीर्घ संधि है। और यदि आ के बाद ई उ रीरी इन तीन में से कोई भी आए तो वो गुण है। अब नेक्स्ट जो संधि है उसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब वृद्धि का मतलब है बढ़ जाना, यानी गुण संधि को एक कदम और आगे बढ़ लो। वृद्धि का मतलब बढ़ लो, तो और आगे बढ़ जाओ एक कदम। तो इसमें भी लगभग कमोबेश वही बात है। जैसे गुण संधि में पहले वाले पद में आ मिलता था, इसमें भी पहले वाले पद में आ मिलेगा, क्योंकि ये समझ लो कि ये आपका गुण का ही भाई वृद्धि है, बस गुण का ही भाई है ये, ठीक। अब देखिए आपको गौर करना है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको आसान तरीके से। मैंने गुण में लिखा आया था कि यदि आ के बाद ई आए तो क्या होता है? ए। अब आप सोचेंगे कि ये फिर से क्यों लिखने लगे, तो उसका भी कारण है। यदि आ के बाद ऊ आए तो हो जाता है ओ। यदि आ के बाद री आए, सॉरी कोई भी आ हो, आ के बाद री आए तो हो जाता है अर। और यदि आ के बाद, अब मान लो जी ठीक है, आ के बाद ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है, लेकिन आ के बाद ए आई ओ आ भी तो आ सकते हैं। ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं क्यों आएंगे, कुछ भी आ सकता है। ऐसे संसार में अरबों खरबों शब्द भरे पड़े हैं, तो उन अरबों खरबों शब्दों में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आ के बाद जरूरी नहीं है कि ई ऊ और री ही आए, आ के बाद ए आई ओ आ भी तो आ सकते हैं। तो यदि आ के बाद ए आ जाए या आय आ जाए तो ये मिलकर के आय बनेंगे। और यदि आ के बाद ओ या आओ आ जाए तो आओ बनेंगे। ये अब देखिए ऊपर का जो सिस्टम था ये इतना, ठीक, ये तो था गुण का, ठीक। जब तक कब, जब आ के बाद ई ऊ री आती रहेगी तो वो गुण कहलाएगी। और जैसे ही आ के बाद ए आई ओ आओ आने लगेंगे तो वो वृद्धि कहलाएगी। समझ रहे हैं ना, ये वृद्धि है
और ये गुण है वैसे एक ही संधि। आप गौर से देखो, आ के बाद ई, आ के बाद ऊ, आ के बाद रेरी, आ के बाद ए, आ के बाद आय, आ के बाद ओ, आ के बाद आओ, यानी बिल्कुल एक ही संधि क्रमबद्ध चली जा रही है। तो ऊपर के जो 3 नियम हैं वो गुण वाले नियम हो गए, और लास्ट के बचे हुए 2 नियम है वो वृद्धि वाले नियम हो गए, इसलिए नाम ही उसका है वृद्धि। आगे बढ़ लो, है ना, क्लियर। तो ये केवल हमारा अभी का जो है वृद्धि संधि का वो कॉन्सेप्ट है कि यदि आ के बाद ए अथवा आए, कुछ भी आए, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके आए। जैसे गणित में जोड़ देते हैं ना, 2 + 3 = 5, आ प्लस ए बराबर आए, और आ प्लस आय बराबर भी आए। ऐसे आ प्लस ओ बराबर आओ, और आ प्लस आओ बराबर भी आओ। बस इतनी सी संधि है वृद्धि संधि। तो अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा बोल दूं, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आय आवे तो दोनों मिलकर के आय हो जाते हैं, और यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ औ आवे तो औ हो जाता है। ये आप परिभाषा अपने लिए लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए तो इसी में सब कुछ लिखा है कि आ के बाद ए आय आए तो आय हो जाए, और आ के बाद ओ आओ आता है तो आओ हो जाता है। इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो हम एग्जाम्पल से चलेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास है सदा धन एव। ठीक, तो ये दा में क्या है, आ, कैसा, बड़ा, और इधर आ के बाद क्या आ रहा है, ए। तो ये सदा का आ और ए वाला ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आए। ठीक, अब दोनों मिलके बन रहे हैं तो सोचिएगा दा आधा रह गया, क्योंकि ये वाला आ और ये दोनों मिलके ही तो आय बने, तो दा आधा रह गया। अब वो दा कैसे पूरा होगा, जब ये बना हुआ आय दा में जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे मैं एक बता देता हूँ, हमने मान लो इधर दा से निकाल लिया ये बड़ा आ, और इधर से निकाल लिया ए, इतना आप सब समझ गए हैं। ये बड़ा आ कहाँ से आया, ये सदा के दा में से आया, इसलिए दा कैसा है, आधा है अभी। और ये ए कहाँ से आया, ये इधर से आया। ठीक, बाकी हुआ ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं बदला। अब ये कंडीशन किससे मैच कर रही है, ये कंडीशन नियम नंबर 1 से मैच कर रही है कि आ के बाद ए आए तो आय हो जाए। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों के स्थान पे एक नया अक्षर ले आना है, उस अक्षर का नाम होगा आय। ठीक, अब वो आय कहाँ चला जाएगा, अपने बाईं ओर लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन मिलेगा उसे, दा मिलेगा। दा कैसा मिलेगा, आधा। लेकिन जैसे ही आय जुड़ेगा तो हमें पता है कि आय की क्या होती हैं, 2 मात्राएं, बस 2 मात्राएं लगा दो, लो बन गया आपका सदैव। ठीक, ऐसे ही मम धन एव, मम धन एव। अब इधर देखिए, इधर आ और आ के बाद ए। ठीक, तो फिर दोनों ही मिलकर के वही बन जाएंगे, आ और ए, आय जाएगा माँ में तो बन जाएगा ममैव, ये बन गया आपका ममैव। ठीक, अब दूसरी तरफ आते हैं, चलिए दूसरी तरफ है, यदि आ के बाद ओ या आओ आवे तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। जैसे देखो हम कहें गंगा और धन ओघ, गंगा धन ओघ। अब इधर क्या है, आ, इधर क्या है, ओ। आ और ओ मिले तो क्या बना, आओ। आओ का क्या होता है, आओ का सबको पता है कि 2 मात्राएं होती हैं और एक इस तरह का डंडा यानी खड़ी पाई होती है। ठीक, तो यही जोड़ दो इसमें, ये हो गया गंग, ये हो गया गा। अब ये जोड़ना है, एक डंडा 2 मात्राएं, और इधर से ले लो घा, गंगौघ, गंगा धन ओघ गंगौघ। ऐसे ही महाधन औषधि। तो अब इधर क्या है, आ, इधर क्या है, आओ।
तो अब आ और आओ मिलके भी आओ ही होना है, आ और आओ मिले तो आओ होना है। तो बस ये आ और आओ मिला के आओ कर दो, आओ चला जाएगा हा में, तो ये आपका हा और आओ का एक डंडा, दो मात्रा, ये बन गया आपका महौषधि, महाधन औषधि महौषधि। इसी तरह से बस आपका ये कुछ सिस्टम है। अब अगर हमें संधियाँ कुछ याद करनी है तो मेरे पास एक दोहा है, चाहे तो उसे आप याद करके और संधियों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा 3 संधियों के लिए मेरे पास है, 5 केवल स्वर संधियाँ होती हैं। 5 स्वर संधियों में से 3 संधियों को पहचान करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एकमात्र सो गुण कहें, एकमात्र सो गुण कहें, दुई मात्र सो वृद्धि, दुई मात्र सो वृद्धि, और अर्धाक्षर, अर्धाक्षर बाद या वा हो तो यड़ होती है संधि। ये दोहा 3 आपकी निपट गई। देखिए क्या है, एकमात्र सो क्या कहें, गुण कहें, द्वि मात्र सो वृद्धि, अर्धाक्षर यानी आधे अक्षर के बाद या वा मिल जाएं तो यड़ होती है संधि। अब मान लीजिएगा आपसे आ गया दामोदर में कौन सी संधि है, दामोदर में कौन सी संधि है, तो देखिएगा इसी दोहे में लिखा है एकमात्र सो गुण कहें। देखो एक मात्रा, ओ की मात्रा है एक, तो इसका मतलब ये गुण संधि है। ठीक, फिर आगे लिखा द्वि मात्र सो वृद्धि, 2 मात्राएं हो तो वृद्धि संधि है। जैसे हम कहें कि सैब, अब ये आपने कभी मान लीजिएगा अक्षर देखा ही नहीं आज तक, शब्द आ गया कि सैब में कौन सी संधि है, तो ये दोहा तो याद है ना हमें कि द्वि मात्र सो वृद्धि, अगर 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि है। तो देखिए ये 2 मात्राएं हैं हमारे पास, तो ये क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक, ऐसे ही हम कहें सहोदार्यम, सहोदार्यम, पूछ लिया जाए इसमें कौन सी संधि है, तो द्वि मात्र सो वृद्धि, 2 मात्राएं इधर भी हैं तो ये भी वृद्धि संधि है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि महेंद्र में कौन सी संधि है, महेंद्र, तो एक मात्र, एक ही मात्रा है ना, एक ही, तो एक मात्र सो गुण कहें, ये गुण संधि का उदाहरण है। अब बात आती है कि अर्धाक्षर हो अर्धाक्षर बाद या वा हो तो देखिए यदि आधे अक्षर के बाद या अथवा वा में से कुछ भी हो तो बिल्कुल निसंकोच आप लगा सकते हो यड़ संधि। क्योंकि अपवाद भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जब ट्रिकें बताई जाती हैं तो ट्रिकें कभी भी 100% नहीं हुआ करती, अपवाद भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, हम बहुत भटकाव से बच जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अर्धाक्षरवाद यावा हो तो यड़ होती है संधि। देखो जैसे मैंने लिख दिया स्वागत में कौन सी संधि है, ठीक, तो आपको देखना ये आधा अक्षर है और ये आधे अक्षर के बाद वाह है, तो बस आधे अक्षर के बाद जब वाह है तो ये पक्का यड़ संधि ही है। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि ही है। ऐसे ही यदि आपको मिल जाए कि अत्यधिक, अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो आप देखिएगा, चूंकि मैंने अभी यार पढ़ाई नहीं है लेकिन मैं तो केवल इस दोहे का आपको मर्म समझा रहा हूँ, इस दोहे से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये नहीं कि आप कहें कि सर ने अभी यड़ संधि पढ़ाई नहीं हो, यड़ संधि के एग्जाम्पल केवल पहचान, तो इसको हमें पहचानना है। तो देखो एक मात्रा तो है नहीं इसमें कहीं, एक ही और ओ की मात्रा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये गुण संधि नहीं है। ठीक,
द्विमात्सो वृद्धि, दो मात्राएं भी कहीं नहीं हैं, ये आय और औ की होती हैं वो भी नहीं है, तो ये वृद्धि भी नहीं है। ठीक, अब अर्धाक्षरवाद, आधा अक्षर है तो क्या होना चाहिए, या भी है, तो बस ये यड़ संधि हो गई। अर्धाक्षरवाद यावा आया तो यड़ संधि हो गई। अब बची आपकी दीर्घ और अयादि संधि। ठीक, बची है पहचान करने के लिए अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो जब हम तीन को अलग कर लेंगे, हमारे 5 तो संधि हैं कुल संधियों में, हम 3 की पहचान ऑलरेडी जानते हैं, तो हमारे पास जो 2 संधियां बची हैं तो उसके लिए बहुत आसान है। दीर्घ में बड़े दीर्घ अक्षर मिलेंगे, बड़ी ई मिलेगी, बीच में बड़ा ऊ मिलेगा, बीच में बड़ा आ मिलेगा। अयादि संधि जब जो कुछ 4 में से कुछ ना होगा तो वो शेष अयादि होगी। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से सभी संधियां समझ भी चुके हैं और इस दोहे को आप कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें खूब। संधियों के उदाहरण लिख लिख करके इस दोहे के माध्यम से चेक करें अपना कि कौन सी संधि हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो शेष बची हुई यड़ और अयादि संधि है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।